नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। बहुत दिन से यह टॉपिक हमने छोड़ दिया था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री कुछ दिन से लगातार कर रहे थे, लेकिन अब हम करंट अफेयर को भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह एक मेजर सेक्शन है और एक साल का तो हमने कर ही चुका है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अब कुछ दिन में आने वाला है। तो साथ में करंट अफेयर के साथ में 2-3 टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, मेल आ रहा है कि हम पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। यह बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम सोचे कि इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। दूसरा है कि करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ें और इसकी हमारी अब आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी, हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो कुछ न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कर रहे हैं 67th की तैयारी, लेकिन उनको बेसिकली देना है 68 वाला। ठीक है, 67th में तो लगे ही हैं, लेकिन 68 को फोकस बनाया है कि 67th अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 68 मेरा छूटे नहीं। उसके लिए भी कुछ लोग कमेंट किए थे। तो इन तीनों टॉपिक पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोग पूछता है कि पीटी की तैयारी करें कि या मेंस की, तो यह सुन के इसका आंसर देना एक लाइन में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि उनका पीटी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पीटी नहीं निकल पाता है, जबकि उनकी आंसर लिखने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। कुछ लोगों का आप देखेंगे कि मेंस पे पकड़ बहुत अच्छी है, आंसर काफ़ी अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनका पीटी क्वालिफाई ही नहीं हो पाता है। तो जब आप पूछते हैं कि हम पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें अभी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और रेयर कम्बिनेशन होता है कि पीटी मेंस दोनों कंप्लीट है, ऐसा भी लोग हैं। तो आप तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, और जब हम क्लियर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो शायद राय देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आज वीडियो के माध्यम से हम 3 केस लेकर चलेंगे और आपको उससे प्रूफ करा देंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मानते हैं हम आपको कह दें पीटी की तैयारी करिए, और बहुत लड़का है कि पीटी आराम से क्वालिफाई कर लेता है, तो वो भी कमेंट आपका पढ़ेगा तो वही पीटी में लग जाएगा। चाहे हम आपको कह दें आप मेंस की तैयारी करिए, कुछ लड़का है जिसको पीटी में ही फंस जा रहा है बार बार, वो देखेगा कहेगा वो चलो मेंस की तैयारी, वो भी मेंस की तैयारी करने देगा। तो यह जो स्टेटमेंट है और यह जो कमेंट है थोड़ा सा आपको तो सहायता देगा, दूसरों वालों को हो सकता है कहीं वो पढ़ लिया तो उससे गलती हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि सबको थोड़ा सा समझ हो जाइए। देखिए, यह 66 का कट ऑफ है, ठीक है, हम इसी को आधार बनाए हैं और आपने लगभग 67th का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें आपका आकलन हो गया होगा कि कितना नंबर आ रहा है। देखिए, बीपीएससी आंसर की नहीं दिया है, लेकिन आपको इधर उधर से, चाहे हम लोग भी कुछ आंसर की दिए हैं, आपको एक अनुमान लग गया होगा कि आपको कितना नंबर इसमें आ रहा है। हम एक अनुमान की बात कर रहे हैं, अभी मत कहिएगा कि एक्यूरेट कितना है। एक्यूरेट तभी होगा जब बीपीएससी आंसर की देगा, तब तक तो अनुमान ही होगा। तो 2-4 ऊपर नीचे होता है, उसको हटा दीजिए। देखिए, आप अगर जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अनुसार अपना मार्क्स देख लीजिए। जनरल है तो 108, ईडब्ल्यूएस है तो 103, एससी है तो 95, ओबीसी है तो ईबीसी है तो 102 और एसटी है तो अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए जिसमें है। और स्पेशली लड़कियां जो है वो अपना इधर का कैटेगरी देख रही हैं, अपने कैटेगरी में ध्यान देंगे। दूसरी बात करना क्या है कि 67th में आपको जो मार्क्स आ रहा हो, क्या 67th के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आ रहा था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नंबर जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि 108 है तो 105 नंबर आ जाए, है ना। कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट हम नहीं कर रहे हैं, हम एक अनुमान लेके चल रहे हैं। हम बेस्ट अनुमान लेके चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हम इतना तो लाएँ ही कम से कम। अगर कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। अगर 67th में यही होगा कि आपका जो कैटेगरी है उससे या तो आपका बराबर नंबर आएगा, पहला कंडीशन होगा कि ज़्यादा नंबर आ सकता है, दूसरा कंडीशन होगा कि बराबर नंबर आएगा, और तीसरा कंडीशन होगा कि कम नंबर आएगा। अगर आपका 108 है, अगर आपका 105 से प्लस नंबर आ रहा है तो आप केस फर्स्ट में हैं, ठीक है, केस फर्स्ट। केस सेकंड,
केस थर्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका, हम जनरल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप जिस कैटेगरी में होंगे उस हिसाब से देख लेंगे। अगर जनरल कैटेगरी में आप एग्ज़ाम दिए हैं 67 का, अगर आपका 105 से ज़्यादा है तो आपको पीटी पर ध्यान नहीं देना है, आप सीधे मेंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पीटी ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप केस 2 में आते हैं, आपका मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में है, आपका 100 से लेकर 100 प्लस है, 100 प्लस आपका नंबर आ रहा है, तो मतलब कि 2-4 नंबर 5 नंबर आपको बढ़ाना है, वो बढ़ सकता है। आप थोड़ा सा 50-50 कर दें, आप पीटी भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मेंस भी पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, थोड़ा पीटी पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने मतलब हिसाब के आप देख लीजिए, आपको जो ठीक लगेगा वो करें, आपके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, 2-4 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केस थर्ड की बात है, इसमें अगर मान लेते हैं आपका 100 से कम नंबर आ रहा है, 100 से कम नंबर आ रहा है, तो यह देखिए जितना ऊपर आप बढ़ते हैं ना, एक नंबर बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। हो सकता है आपको 95 आ रहा हो सकता है आपको 90 मार्क्स आ रहा हो, तो इस कैटेगरी में आपको ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है, आप 80% ध्यान दें पीटी पर, और मन करे तो 20% आप मेंस पर ध्यान दें, और मेंस भी अगर देना है तो ऑप्शनल पर ध्यान दें। ठीक है, ऑप्शनल पे ध्यान दें। तो कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से पढ़ें। अगर आपके कैटेगरी के अनुसार मतलब ज़्यादा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंस की तैयारी करें। अगर बराबर में है तो 50-50 आप कर सकते हैं पीटी मेंस। अगर आप केस थर्ड में आते हैं कि कैटेगरी से आपका नंबर कम है, तो फिर हम कहेंगे कि 100% ही फोकस करिए आप पीटी पे, क्योंकि पीटी बहुत ज़रूरी है। तो यह जो हम लिए थे केस, यह जनरल का था। आप जिसमें हों अपने हिसाब से थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे हमको लगा कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा, और यह सबके लिए होगा। चलिए अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं करंट अफेयर का। इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप तो करंट अफेयर पढ़ते ही रहें, ये सबसे मस्ट है। क्योंकि अब जो करंट अफेयर है वो ऐसा नहीं है कि 10 महीने या 6 महीने का पूछ रहा है, तो 2-2 साल का पूछ रहा है। तो आप जितना पहले पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा लीड मिलेगा। तो करंट अफेयर आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर है तो बिहार स्पेशल का है। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो इसमें बिहार का हिस्ट्री आएगा और बिहार का ज्योग्राफी आएगा। ठीक है, इन दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप वहाँ पे जाके बेस्ट है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको अगर डाउट हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 67 का भी उठा सकते हैं, सीरीज जो भी मन करे पेपर उठाइए, मिला लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है, आप तो न्यू स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले इन दोनों को रगड़ के घोंट के पी लीजिए। एक नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़ लीजिए। हालांकि जो 67 दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है जो 67 दे रहे हैं वो इस चीज़ को कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लेकिन 68 वाले जो हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आप इसको डिटेल में करें, ये आपका पीटी प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा इससे। इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री आएगा, उसके बाद एंशिएंट आएगा, तो वो भी सारा कवर हो जाएगा। तो आप सबसे मेजर सेक्शन है बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, ये दोनों आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका साइंस। देखिए मैं इस ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ जिस ऑर्डर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर है, फिर बिहार स्पेशल है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद साइंस है। साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 प्लेलिस्ट है साइंस का, एक है रोहित जी का साइंस है, दूसरा है अमरेश जी का। ठीक है,
अमरेश जी का साइंस प्लेलिस्ट है, आप दोनों जाके देख लें, दोनों से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को देख लें, फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद है आप देखें ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का कुछ लेक्चर आ गया है, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ में चल रहा है। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तो उसमें कम ही पढ़, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन कम ही आता है, तो उसका कुछ टॉपिक आ गया है, कुछ और आने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी भी कुछ आ गया, कुछ आएगा, मतलब ये अभी चल रहा है, दोनों प्रोसेस में चल रहा है। तो आप इसका भी थोड़ा वो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट यहाँ से करिए, बिहार करंट से करिए और बिहार स्पेशल वगैरह करते हुए ज्योग्राफी पाइए, और बाद में आप थोड़ा पॉलिटी पढ़ेंगे। देखिए मैं इस ऑर्डर में बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछता है करंट अफेयर 1 नंबर पे, उसके बाद बिहार स्पेशल 2 नंबर पे, हिस्ट्री पूछता है, इसमें जो मेडाइवल भी आएगा और एंशिएंट भी आएगा, वो 3 नंबर पे, साइंस पूछता है 4 नंबर पे, और ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी आता है। ठीक है, पॉलिटी की जो बात है, देखिए बुक अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए आप NCERT ले लें 11th और 12th का, और पॉलिटी के लिए ले लें लक्ष्मीकांत। यह बहुत बेस्ट बुक है, आप यहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, इसके बाहर पॉलिटी में कुछ नहीं आएगा। तो इतना आप कर लें, आपके लिए सफिशिएंट है, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। ये था न्यू स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए। अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि 67th जो री एग्ज़ाम होगा उसमें करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और हम क्या करेंगे। तो देखिए जो 67th अब एग्ज़ाम होगा, यह मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में होगा, चांस कम है अगस्त में, मान के चलिए अगस्त में होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एग्ज़ाम होगा तो जून तक आपसे पूछा जाएगा, जून तक का करंट आपसे पूछा जाएगा। हमने पिछले 1 साल का जनवरी 2021 से दिसंबर 2021, साथ में जनवरी और फरवरी का 2022 का करंट हमने करा दिया है। इतना करंट हो गया है, अब बाकी है फरवरी के बाद से। लेकिन यहाँ पे कुछ करंट छूटा हुआ है मेरा, तो वो हमको पता है कहाँ पे छूटा हुआ, तो उस सेक्शन को भी हम करेंगे। मतलब हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे, और जून 2022 तक जो करंट है इसको अभी के टाइम में हम करेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अभी हम करंट जो स्टार्ट करेंगे जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे, जून 2022 तक करेंगे, और आपका जब भी एग्ज़ाम हो, जुलाई में हो अगस्त में हो, सारा करंट अप टू डेट हो जाएगा। अभी आप क्या करें कि पीछे का जो करंट है ये वाला जनवरी 2021 से दिसंबर 2021, यह आउटडेटेड अभी नहीं हुआ है। हमने 67th वाले में देखा था कि 2-2 साल का करंट पूछा है, तो आप इसको कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम इधर का भी 6 महीना का कर लेंगे, मतलब हम लगभग 18 महीना का करंट करके जाएंगे। और देखिए इसमें 21 में बजट और सर्वे आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो पेपर सेट होगा तो जून में सेट होगा, तो अब नया बजट आया तो नया ही बजट सेट होगा, तो आप बेकार का मेहनत यहाँ नहीं करेंगे। 2021 वाला जो बजट आया है उसको आप नहीं करेंगे, आप 2022 वाला न्यू वाला बजट करेंगे। तो बिहार के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप नया वाला करेंगे, अब पुराना वाला करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो यही मेरा करंट पढ़ने का स्ट्रेटजी होगा, और हिस्ट्री आएगा वो भी आते रहेगा, बीच बीच में हम करंट अफेयर भी लाते रहेंगे, थोड़ा सा बदलते रहेगा सब्जेक्ट तो ठीक रहेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोनों चीज़ हम करते रहेंगे साथ में, यही सब थोड़ा सा बताने का बात था। तो चलिए साथ में थोड़ा सा हम करंट हम पढ़ भी लेते हैं। एक रैंप योजना है। रैंप योजना क्या है? रैंप का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो RAMP, आर से है RAISING, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। देखिए यह योजना है क्या? रैंप योजना है MSME से रिलेटेड। आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा
कि रैंप योजना किससे रिलेटेड है, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो नेचर है करंट पूछने को फैक्चुअल है, तो आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, चांस कम है, लेकिन यह ज़्यादातर पूछा जाएगा कि रैंप योजना किससे संबंधित है, तो एमएसएमई से संबंधित है। और यह रैंप योजना इसको फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है, तो यह वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, यह याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम एमएसएमई पे बात कर लें तो इससे रिलेटेड 2 कमेटी आता है, और कमेटी से रिपोर्ट बहुत एग्ज़ाम में आता है। तो इसका 2 कमेटी है, एक है यूके सिन्हा कमेटी है, और दूसरा एक है केवी कामत कमेटी। तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये दोनों कमेटी किससे संबंधित है, तो आप आंसर मारेंगे एमएसएमई से संबंधित है, ठीक है। यह रैंप योजना में इतना ही है। अब इसमें कितना फंडिंग है ये सब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह एमएसएमई किससे रिलेटेड है, और यह वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, और यह 2 कमेटी आप याद रखेंगे। दूसरा अगर हम देख लें, एक है द माउंटेन टेमर्स। यह नाम आपको थोड़ा अजनबी लग रहा होगा, लेकिन अगर हम कहें प्रोजेक्ट हिमांक, आपको लगेगा हाँ इसको मैंने पढ़ा है, तो ये कुछ नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। द माउंटेन टेमर्स जो है इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट हिमांक। मैं जानबूझ के इसको लिखा था कि अगर एग्ज़ाम में याद है तो आप कंफ्यूज मत करें, दोनों का नाम एक ही है। तो जो प्रोजेक्ट हिमांक है ये चल कहाँ पे रहा है, तो लद्दाख में चल रहा है, ठीक है। यह किससे रिलेटेड है, तो बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड है। और लद्दाख की अगर बात आती है तो लद्दाख कब बना था, 31 अगस्त 2021 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। आप इसको याद रखेंगे। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कब बना था, तो डेट थोड़ा सा आप याद रखेंगे। दूसरा लद्दाख का बात आया तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम और देख लेते हैं। जो लद्दाख है यह अपना एक नेशनल एनिमल घोषित किया है, एक अपना नेशनल एनिमल घोषित किया है और नेशनल बर्ड भी घोषित किया है। यह कौन कौन सा है, एग्जाम में देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ। नेशनल एनिमल जो है इसको है, ये है स्नो लियोपोल्ड, हिम तेंदुआ है। और नेशनल बर्ड की बात करें तो है ब्लैक नेक्ड क्रेन, मतलब काली गर्दन वाले सारस, ठीक है। आप इसको थोड़ा याद रखेंगे कि नेशनल एनिमल कौन सा है और नेशनल बर्ड कौन सा। हमको लगता है कि ये जनरली लोगों को याद भी होगा, क्योंकि पहले मैंने एक बार शायद इसको करवा दिया है। यही था कुछ। और दूसरा देख लेते हैं, एक पोचमपल्ली बहुत चर्चा में रहा। पोचमपल्ली से 2-3 फैक्ट है, इसको हम देख लेते हैं। पोचमपल्ली चर्चा में क्यों रहा, यह बेस्ट टूरिज्म विलेज है। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है, इसको कौन कहा, भारत कहा है कि कोई विदेश की कोई संस्था ने कहा है, तो यह UNWTO संस्था ने कहा है कि पोचमपल्ली जो गांव है यह बेस्ट टूरिज्म विलेज है भारत के हिसाब से। और पोचमपल्ली है कहाँ पे, यह है तेलंगाना में, ठीक है। अब देखिए पोचमपल्ली का कुछ इतिहास है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हालांकि अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आज़ादी के बाद 1951 की घटना है, आप देखेंगे यहाँ से भूदान आंदोलन चलेगा, भूदान आंदोलन चलेगा पोचमपल्ली से। और इसको चलाएगा कौन, इसको चलाएंगे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे चलाएंगे।
भूदान आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे लोग तब। और यहाँ का जो पोचमपल्ली है यहाँ का एक इकत साड़ी है, इकत है, इकत साड़ी बहुत फेमस है। जैसे बनारस का बनारसी साड़ी है और ये सब जो जितनी साड़ियाँ हैं बनारसी हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, उसी टाइप से इकत साड़ी है यहाँ पे पोचमपल्ली में बनाई जाती है और यह बहुत फेमस साड़ी है। तो एग्ज़ाम में देखिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी खूब बनाता है कि ये चीज़ कहाँ की, ये शैली इकत शैली जो है कहाँ की मतलब फेमस है, क्योंकि न्यूज़ में रहता है। तो यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन खूब बनाता है। तो मे भी अगर बीपीएससी बनाए तो आप याद रखेंगे कि तेलंगाना से जुड़ा हुआ है या पोचमपल्ली शहर से जुड़ा हुआ है, गाँव से जुड़ा हुआ है। तो ये पोचमपल्ली से 2-3 फैक्ट था आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यह किसके लिए बनाया गया, किसकी याद में बनाया गया? तो यह बनाया गया है रामानुजाचार्य के याद में बनाया गया है। रामानुजाचार्य को आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी क्या है? इनकी थ्योरी है विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य की थ्योरी का क्या नाम था? विशिष्टाद्वैतवाद। फिर से शंकराचार्य का थ्योरी क्या था? अद्वैतवाद। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 1071 के टाइम में, मतलब 11वीं सदी में पैदा हुए थे। ठीक है, तो अब ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बना कहाँ पे है? यह बना है हैदराबाद में। यह बना है हैदराबाद में। आप तमिलनाडु से कंफ्यूज मत करेंगे, हैदराबाद में बना है। ठीक है, यह 216 फीट ऊंचा है। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इनके बारे में 2 चीज़ याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बना है और किसके लिए बना है? रामानुजाचार्य के लिए बना है। और पीएम ने इसका उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन किए, तो ऑलरेडी अब मतलब चर्चा में आ ही जाएगा। और जब चर्चा में आता है तो कोई भी चीज़ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये रामानुजाचार्य किए क्या थे? तो इन काम हम देख रहे हैं। तो जो शंकराचार्य थे, इनका फिलॉसफी था अद्वैतवाद। इसको हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। शंकराचार्य का थ्योरी था अद्वैतवाद। इसका यह खंडन करते हैं, मतलब इनके थ्योरी को ये काटते हैं, इसलिए ये फेमस हुए। शंकराचार्य के थ्योरी को काटते हैं रामानुजाचार्य, और ये अपन थ्योरी देते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, इसी के लिए फेमस है। तो उनके याद में हैदराबाद में एक मूर्ति बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको नाम दिया गया है। और वह स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया, और उसको उद्घाटन करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा यह एक और बात कर लें, इसका एक और नाम है समता मूर्ति। तो देखिए अगर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए समता मूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो आप कंफ्यूज मत होंगे, समझ जाएंगे कि यह रामानुजाचार्य के बारे में ही पूछा जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक क्वार चर्चा में था। क्वार क्या है? तो क्वार अगर हम देखें तो यह है क्वार, यह है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यह कहाँ पे बन रहा है? तो यह जम्मू और कश्मीर में बन रहा है। और किस नदी पे बन रहा है? चिनाब नदी पे बन रहा है। और देखिए चिनाब नदी पे एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। हमने बार बार आपको बताया है कि जम्मू और कश्मीर का कोई भी डेवलपमेंट अगर आपको नहीं पता हो और चिनाब रिवर आपको ऑप्शन में दिया हो, तो आँख मूंद को उसी को मारिए, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट अगर देखेंगे चिनाब नदी पर ही होता है। तो अगर आपको पता है तो हो सकता है कहीं और भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं पता हो तो आँख मूंद के आप चिनाब नदी पर मारेंगे और आंसर सही होगा। ठीक है, तो क्वार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह चिनाब नदी पे हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में है। बस इतना ही है। एक T49 एक चर्चा में रहा। T49 है क्या? यह एक टनल है।
यह भी देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है यह टनल। यह लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है यह। अभी तक भारत का सबसे लंबा टनल है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 119 किलोमीटर इसका लेंथ है। आप इसको याद रखेंगे। T49 क्या है? यह एक टनल है। तो यही आज कुछ टॉपिक था, छोटा ही वीडियो था। हम बाद में लाएंगे तो डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे ये। और यह एक जो टॉपिक है फादर ऑफ पाकिस्तान, यह कल हम बस समझा रहे थे। ऊपर में लिखे थे यहाँ पे मिंटो, लेकिन पता ना जब सामने में लिखने पे आया तो लॉर्ड मॉरले लिखा गया। थोड़ा सा आप इसको कल का जो नोट्स था उसमें आप अपडेट कर लेंगे। फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। हम गलती से मॉरले लिख दिए थे, मॉरले नहीं होगा, मिंटो आंसर होगा। आप अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, शोर समिति निम्न में से किस घटना से संबंधित है? हमने कल ही बताया था शोर समिति। तो आप जो भी ऑप्शन है वहाँ से आपको जो सही लगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और प्लीज़ अगर कल का आपने वीडियो देखा है तो यह फिर जाकर वीडियो में मत देखिएगा, रिकॉल करने की कोशिश करिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना देंगे। इसीलिए हमने दिया है कि शोर समिति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।